हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। जैसे आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में फॉर द सेशन 2024-25 के लिए कितने पार्ट्स हैं, मतलब कितनी बुक्स हैं, कितने पार्ट्स में उसको पढ़ेंगे, उन पार्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर के अलावा उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका डिटेल सिलेबस क्या है और वो पर्टिकुलर चैप्टर और उसका डिटेल सिलेबस हम क्यों पढ़े, उनमें क्या रिलेशन है, ये सारे जो डाउट है एंड द एंड लर्निंग क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कि हम जो पूरी 12th इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हमारे को जो रियल लाइफ जो एंड लर्निंग है वो क्या होने वाली है, तो ये सारा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और बच्चे, जब तक आप सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस करके और उसके बाद अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्टली अगर आपने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया तो आप लोग चैप्टर्स को रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनमें कनेक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, सैक्रोनाइज कर नहीं पाएंगे और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले नया सेशन स्टार्ट करने से पहले आप डिटेल में मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं, बिकॉज जो फर्स्ट क्लास है हमारे 12th के 2024-25 के लिए वो बिल्कुल एंड क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो पूरा सिलेबस होने के बाद में वापस हम डिस्कस करेंगे और वापस सारे चैप्टर को सैक्रोनाइज करेंगे और हम इकोनॉमिक्स को बहुत ही कोई कंप्रेस्ड कर देंगे, रिलेट कर देंगे सारे चैप्टर्स को। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट विल बी द एंड लर्निंग, हाउ मेनी चैप्टर्स, यूनिट्स, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो सिलेबस डिस्कशन की क्लास हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए, इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इकोनॉमिक्स को प्रॉपर तरीके से समझना है और उसके चैप्टर्स में रिलेशन क्रिएट करना है, आपको एंड लर्निंग मालूम करनी है, तो ये सब कुछ आपको देखना है। देखिए बच्चे, 12th की इकोनॉमिक्स में देयर विल बी द 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है बच्चे वो है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज 40 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम डिटेल में इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, इसमें कितनी यूनिट्स हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और व्हाट विल बी द एंड लर्निंग और पर्टिकुलर चैप्टर में क्यों पढ़े, उसको कैसे रिलेट करें, सब बताने वाला हूं, एंड तक देखिएगा आप। देन उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट, अगेन बच्चे ये जो है वो क्या है, 40 मार्क्स। ये भी कितना है? 40 मार्क्स का है। इसके अंदर बेसिकली जो है यूनिट्स है और वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर्स हैं, उनका डिटेल सिलेबस क्या है, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या उनमें रिलेशन हो सकता है और क्यों हम इसको पढ़ें, क्या हमारी एंड लर्निंग होगी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा आप। देन उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क जो कि कितने का है, 20 मार्क्स का है। ये है 20 मार्क्स। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके भी आगे 2 पार्ट होते हैं, एक फाइल और एक वाइबा। फाइल कैसे बनेगी, वाइबा कैसे तैयार करना है, सारे टिप्स मैं देने वाला हूं, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करूंगा और मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है उसका मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं। वो मेरा बिल्कुल एक्सक्लूसिव चैनल जो है वो मैंने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, चैनल का नेम बताऊंगा और उस पर आपको पूरे जो सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उनकी सबकी फाइल्स के सारे टिप्स, पूरी रेडी फाइल्स आपको मिलेगी, कैसे फाइल्स बनाना है पूरी गाइडलाइंस मिलेगी, हाउ टू प्रिपेयर द वाइवा उसके टिप्स भी मिलेगी। तो वो सारा मैं एंड में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। देन अब देखिए बच्चे, सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिस इज द कंप्लीट टेबल। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि 3 पार्ट्स, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में था कि जो 3 पार्ट्स है उनमें कितनी यूनिट्स होगी और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उनका कितने पीरियड्स है, ये अब आपका यहाँ इसके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस टेबल से आपको मिल जाएंगे। देखिए 3 पार्ट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए, ये 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी यूनिट आप देख लीजिए। तो देखिए जो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें 5 यूनिट्स हैं, इनका 1 बाय 1 अभी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10, 6, 12, 6, 6 ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर यूनिट का डिटेल डिस्कशन करेंगे,
कितने उसमें चैप्टर्स हैं, क्या उसका डिटेल सिलेबस है और उसकी क्या एंड लर्निंग होगी, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। देन वैसे इंडियन इकोनॉमी में देयर आर 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स हैं और उनकी ये जो मार्क्स है वो दे रखे हैं, ये इसके पीरियड सीबीएसई के अकॉर्डिंग अलॉटेड है, ये 3 यूनिट्स है। तो ये भी हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर यूनिट में कितने चैप्टर है, उसका डिटेल सिलेबस क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसमें क्या रिलेशन है, क्यों हम उसको पढ़ें, उसकी एंड लर्निंग क्या होगी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन लास्ट में प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि मैं बिल्कुल लास्ट में आपको एक सरप्राइज दूंगा, आपको एक चैनल जो मेरा एक्सक्लूसिव चैनल है फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, वो मैं आपको बताऊंगा, जिस पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, सारे प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो सब कुछ वहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा बच्चे। देन नेक्स्ट अब देखिए फर्स्ट पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसकी फर्स्ट यूनिट आ गई, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बच्चे देखिए इसके अंदर जो चैप्टर्स है वो कितने हैं, 4, और जो मार्क्स है वो कितने हैं, 10। हम इसको 4 चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 10 मार्क्स सीबीएसई के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब उन 4 चैप्टर्स का जो डिटेल सिलेबस है वो देख लीजिए, और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो ऑल अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, उसका क्या इमरजेंस हुआ, उसके कितने सेक्टर्स, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो सेकंड चैप्टर उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, क्योंकि इनको बिना पढ़े आपको नेशनल इनकम वाली यूनिट कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो ये नेशनल इनकम को समझने के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, बिकॉज दीज आर द टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए। थ्योरी है बट ये न्यूमेरिकल कोर पूरी नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो होगा एग्रीगेट्स वाला, ये वाला होगा, जिसके अंदर हम आज तक आपने देखा होगा जीडीपी, जीएनपी, 8 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो आज तक आपने पढ़ा है कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू जीडीपी, बट ऐसा नहीं है। दीज आर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम क्या होता है, जिसको हम एनएनपीएफसी बोलते हैं, और बाकी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जो 8 होते हैं, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, ये सारे जो होते हैं, ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं से हम सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो ये चैप्टर सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है वो नेशनल इनकम को समझने के लिए, उसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक्स होते हैं। इन सब में मैं आपको थ्योरी पढ़ा के फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। और फिर जो फोर्थ चैप्टर आएगा वो आएगा दैट इज मेथड्स वाला, जिसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसमें 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखेंगे, और वो भी 3 मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीनों से सेम आंसर कैसे आएगा, ये सारा हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। बट 4th चैप्टर को समझने के लिए आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए बच्चे, तभी आपको चैप्टर 4th आ जाएगा। और उसके बाद में हम जो एंड इसकी लर्निंग होगी वो हम देखेंगे कि पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, और अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या वेलफेयर बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझेंगे। तो ये सारी यूनिट है डिटेल में। देन उसके बाद में फिर आ जाता है दैट इज सेकेंड यूनिट। अब सेकंड यूनिट जो है वो कौन सी है वो देख लीजिए आप, दैट इज, अब देखिए सेकंड यूनिट जो है वो है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर देयर विल बी 2 चैप्टर्स एंड 6 मार्क्स एज पर द सीबीएसई। मैक्सिमम मार्क्स 6 है एंड 2 चैप्टर्स है। अब इसका डिटेल सिलेबस देख लीजिए बच्चे। देखो सबसे पहला इसमें मनी, तो मनी से रिलेटेड मनी के फंक्शंस, ये सारा एक चैप्टर है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना सपना मनी, तो हम देखेंगे कि मनी होता क्या है, इसकी मनी सप्लाई क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये भी हम देखेंगे। देन जो सेकंड चैप्टर है वो आता है, वो है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कमर्शियल बैंक के क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे वो मनी सप्लाई करते हैं, क्या ग्रेड क्रिएशन होता है, वो सारा हम पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है क्या। तो ये तो बेसिकली बच्चे ये जो यूनिट है वो पूरी आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आती है। ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो बेसिक्स हैं हमारी बैंकिंग सेक्टर का, मनी और बैंकिंग का, वो है। तो ये तो बहुत ही मतलब
ये वैसे 6 मार्क्स है 12th में, बट थ्रू आउट लाइफ ये बहुत काम आने वाला है। बेसिक्स है हमारा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ने के बाद में आपकी जो एंड लर्निंग है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि मनी जो हमारी है, जो आज हम मनी यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे डेवलप हुई, उसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये यूनिट भी। देन उसके बाद देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ वो है थर्ड यूनिट, और वो है इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चे इसके अंदर जो है वो चैप्टर्स है कितने, 3, और जो मार्क्स है वो है 12। हाईएस्ट मार्क्स ऑफ, हाँ जी बिल्कुल सही सुना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स की यूनिट है, 3 चैप्टर्स हैं और टोटली बेस्ड ऑन द डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो अब देखिए इसका डिटेल जो सिलेबस है वो ये 2 टॉपिक मिला के आपका इसका एक चैप्टर हो जाएगा विच इज 7, फिर ये शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, ये कौन सा हो जाएगा 8 चैप्टर, एंड देन उसके बाद ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये चैप्टर 3 हो जाएगा। तो बच्चे ये यूनिट क्या है, बेसिकली इसमें जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, और लास्ट में उनको कंबाइंड करके हमने प्राइस डिटर्मिनेशन समझा कि कैसे कमोडिटी की मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होती है, कैसे चेंज होती है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। सेम वैसे ही बच्चे इसमें भी हम एग्रीगेट डिमांड, मतलब कंट्री एज ए होल क्या हो जाएगा, टोटल डिमांड, एग्रीगेट का मतलब टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हमने इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ा था, कंट्री एज ए होल पढ़ेंगे, तो वैसे हम रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। और फिर हम 7 चैप्टर में तो ये पढ़ेंगे, 8 चैप्टर में उसका हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है, जैसे हमने 11th पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम, वैसे नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जो 9 चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, कि मान लो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड, तो वो सारा हम एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में रिसेशन, डिप्रेशन, ये वर्ड आपने सुने होंगे, और अभी अभी आपने कोविड-19 में देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया था, डिप्रेशन आ गया था, कभी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है। तो कैसे होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसके रीजंस है, सब कुछ बिल्कुल रियल लाइफ के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है एंड लर्निंग इस यूनिट की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि आप कंट्री एज ए होल ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे पूरी कंट्री का नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है, कैसे हमारी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स आते हैं, कैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कैसे इनको कंट्रोल, बहुत ही रियल लाइफ। मतलब ये यूनिट पढ़ने के बाद आप पूरी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कैसे वर्क करती है, कैसे काम फंक्शन करती है। देन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जिसके अंदर चैप्टर ओनली 1 एंड मार्क्स 6। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने, बिल्कुल 1 चैप्टर 6 मार्क्स से लॉटरी है। सबसे पहले चैप्टर हमें ये पढ़ना चाहिए, सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक चैप्टर है और 6 मार्क्स है, तो ये तो आपकी लॉटरी। और गवर्नमेंट बजट जो हमारे हर साल फर्स्ट फेब को गवर्नमेंट बजट रिलीज होता है और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, कैसे वो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा कई बार, हर साल आप देखते होंगे कि बजट आता है, बहुत डिस्कशन होता है, न्यूज़पेपर में, फैमिली में बहुत सारा डिस्कशंस होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, कोई कहता है ख़राब है ये, बट आपने भी कभी समझने की कोशिश की होगी कि यार आखिर आफ्टर ऑल है क्या ये। बट अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद, डिटेल में ये पूरा इसका सिलेबस पढ़ने के बाद आप लोगों को बजट पूरा समझ में आएगा, उसका पूरा एनालिसिस भी करेंगे, आप कमेंट्स भी देंगे, सजेशंस भी देंगे। तो सोचिए कि आपको कितनी बड़ी लर्निंग होने वाली है। पूरी कंट्री का बजट आप समझेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव सब कुछ आप डिटेल में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत डेली लाइफ में हमेशा आपके काम आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बजट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो वो क्या इम्पैक्ट करता है, पूरी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है, एक बिजनेसमैन को कैसे, सब कुछ समझने आने वाला है। और गवर्नमेंट बजट में क्या एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी इनकम जनरेट करती है, कैसे वो खर्चे करती है, कहाँ करती है, क्या नहीं करती है, सब बहुत ही इंटरेस्टिंग से समझने आने वाला है। तो ये पूरी यूनिट है। देन उसके बाद बच्चे लास्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस यूनिट के अंदर बच्चे जो चैप्टर है वो है 2 चैप्टर्स एंड मार्क्स है 6। हाँ जी बिल्कुल सही सुना है आपने, 2 चैप्टर्स और 6 मार्क्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चैप्टर है, वो बेसिकली एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से ही है,
अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे मीनिंग कंपोनेंट्स ये सारा पढ़ेंगे, और उसके सरप्लस डेफिसिट ये पढ़ेंगे। तो मतलब ये क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री और अदर कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो सारी ट्रांजेक्शन्स होती है उनका कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे उसको हम मेज़र करते हैं, कैसे वो सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, कैसे क्या कंपोनेंट होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से। तो आपको इस समझ में आएगा कि हमारी कंट्री किस तरीके से इकोनॉमिकली कनेक्टेड होती है बाकी कंट्रीज से, और किस तरीके से क्या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है, क्या नेगेटिव है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा आपको। देन उसके बाद में फिर इसका जो लास्ट चैप्टर है 12 फॉरेन एक्सचेंज रेट, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे इसके अंदर जैसे अभी आपने देखा होगा $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज़। तो आपको देखो यार ऐसा क्यों होता है, वाई नॉट 1 रुपी इक्वल्स टू $83, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा ही क्योंकि $1 इक्वल्स टू 80, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, और क्या ये ऐसा हो सकता है कि $1 इक्वल्स टू 1 रुपी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि 1 रुपी इक्वल्स टू $83, बिल्कुल हो सकता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम कैसे हो सकता है, और जो अभी सिचुएशन है वो कैसे क्रिएट हुई, किस तरीके से आज $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज़ हुआ, ये सब कुछ इसी के आंसर मिलेगा। उसकी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, कैसे डिटरमाइन होती है, सब कुछ इन सब में एंड लर्निंग बेसिकली यही है। तो ये जो लास्ट यूनिट है वो हमारी कंट्री के बाहर, मतलब हमारी कंट्री और बाकी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस होते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये ओपन इकोनॉमी है, बाकी सारा क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये सारा हम एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस कर ली है, उसका एंड लर्निंग मैंने आपको सारा बता दिया, और किस तरीके से डिटेल सिलेबस है, कितने चैप्टर्स है, कितनी यूनिट है, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा। हर यूनिट हर चैप्टर भी कनेक्टेड है, जो मैं बाद में बताऊंगा। जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा हम वापस यही सिलेबस डिस्कस करूंगा, उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक में आपको सब कुछ रिलेट करके बता दूंगा, बिल्कुल बहुत इजी कर दूंगा कि हमने कौन सा हर चैप्टर क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, क्या उनमें रिलेशंस है, ये सब हम बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन पूरा सिलेबस होने के बाद में वापस डिस्कस करने वाले हैं, जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ना। अब जो है वो आगे हम सेकंड पार्ट में इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में, ये सेकंड पार्ट होता है, बी पार्ट होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, 40 मार्क्स का होता है। और अब हम इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स के अंदर क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट्स का, और उनका डिटेल सिलेबस क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कौन सा चैप्टर हम क्यों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या रिलेशन होगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट जो है वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन सिनेल। ये दिस इज द फर्स्ट यूनिट, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। तो 3 चैप्टर में देखिए, फर्स्ट चैप्टर वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द यूनिट। तो देखो, जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या ब्रिटिश जो रूल है गवर्नमेंट है उसने कैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन किया, और किस तरीके से उन लोगों ने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, वो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसमें सेक्टर वाइज पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया, फॉरेन ट्रेड में कैसे किया, इंडस्ट्री में कैसे किया, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने स्मार्टली इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, और कैसे उन्हें डिवाइड एंड रूल वो सारा क्या पॉलिसीज अडेप्ट की, और किस तरीके से एक सोने की चिड़िया जो थी हमारा इंडियन इकोनॉमी, उसको उन्होंने सारा एक्सप्लॉइट कर लिया। तो ये अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, वो सब कुछ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा। फिर जो सेकंड चैप्टर है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सेकंड चैप्टर होगा कि उसके बाद हमारी, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, सारे कंट्रोल हमारे लीडर्स के पास आ गया, सारी पॉलिसी हमारे पास आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे लीडर्स ने क्या किया और किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या पॉलिसीज़ बनाई, और वो पॉलिसीज़ कैसे काम करी, वो सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वो आगे हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा सिस्टम हमने अडेप्ट किया, क्या हमने 5 ईयर प्लान्स अडेप्ट किए, क्या उनके गोल सेट किए, है ना। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर 4 पार्ट में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम एग्रीकल्चर, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वैसे हम एग्रीकल्चर में हमारे लीडर्स ने क्या
रिफॉर्म्स किए, क्या पॉलिसीज़ बनाई। फिर वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे लीडर्स ने क्या पॉलिसीज़ और क्या, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइटेशन किया, उसके बाद इन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई वो देखेंगे, और फॉरेन ट्रेड में उन्होंने क्या किया। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लीडर्स ने क्या क्या इन तीनों सेक्टर में रिफॉर्म किया, एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में और इंडस्ट्री में क्या पॉलिसीज़ बनाई, और किस तरीके से वो पॉलिसीज़ हमारे लिए वर्क किया। और फिर 1991 में कैसे क्राइसिस आया, जो पॉलिसी हमने अडेप्ट की उन्हीं की वजह से क्राइसिस आया, तो क्यों आया, क्या हुआ, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर ये चैप्टर थर्ड आ जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये चैप्टर थर्ड आता है जिसके अंदर हम एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। तो 1991 में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, तो क्राइसिस क्यों आया था, फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स ली, कैसे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया, फिर अंडर द लिबरलाइजेशन हमने क्या स्टेप्स ली, प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या, ग्लोबलाइजेशन में, और लास्ट में हम देखेंगे कि उनका अप्रेजल करेंगे कि क्या उनके अचीवमेंट्स रहे, क्या फेलियर्स रहे, और लास्ट में एक टॉपिक है इसमें डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चैप्टर का एक पूरा ही पैकेज होता है। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी मूवी देखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो एक पूरी सीरीज होती है। तो जब पार्ट 1 देखते हो तो 2 समझ में आता है, फिर 2 आते हो 3 समझ में आता है। इस तरीके से ही ये पूरा है कि एक चैप्टर फर्स्ट समझोगे तो सेकंड समझ में आएगा, सेकंड से थर्ड, बहुत ही कनेक्टेड। अगर इनको कनेक्ट करके समझोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको ना। उसके बाद में चलते हैं, दैट इज सेकंड यूनिट। ये आ गई सेकंड यूनिट, आ गई करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। बच्चे इसके अंदर जो चैप्टर है वो है 4, और जो मार्क्स है वो है बच्चे ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स। वो कितने मार्क्स का था, 12 मार्क्स, और 3 चैप्टर्स थे इससे पहले वाली यूनिट, और ये कितना है 4 चैप्टर एंड 20 मार्क्स। अब ये 4 चैप्टर का जो डिटेल सिलेबस है वो देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो इसमें आएगा जो वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इंडिया जो है अभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी, और जब हमारी पॉपुलेशन हाईएस्ट है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन को हम क्या बना सकते हैं, एसेट्स कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका यूज़ करके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकते हैं। ये यहाँ डिटेल में डिस्कस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन बीइंग को हम कैपिटल कैसे बना सकते हैं, और क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स होती है, क्या सोर्सेज होते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारी आज जो पॉपुलेशन है वो हमारी लायबिलिटी होगी, एसेट्स, हम उस लायबिलिटी को एसेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम लीड कर सकते हैं, कैसे नंबर 1 हो सकते हैं, वो देखेंगे। फिर उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट। अभी आपने देखा कि रूरल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल, इम्पॉसिबल। तो इसलिए क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं 50% पॉपुलेशन हमारी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है वो रूरल एरियाज़ पे है। तो रूरल एरियाज़ के बारे में हम देखेंगे कौन से की एरियाज़ हैं जो जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है, और क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और कौन कौन सी एरियाज़ हैं और कहाँ कहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स है, और क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कर लिया है और क्या करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम देखेंगे रूरल एरियाज़ को किस तरीके से हम डेवलप करके और पूरी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। देन एम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही है कि आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट उसके क्या फीचर्स है। देखिए आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन और आप जो भी कोर्सेज करने के बाद में जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, उनके क्या नेचर्स है। तो वो ऐसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले कि इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, कितने टाइप्स है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत काम में आने वाला, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, जो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी प्रेजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है कि अगर ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो चैप्टर बेसिकली हमारा वो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक
डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पूरा हम इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहले एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज, देन उसके बाद में एक डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव करेंगे। और ये आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा है कि जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 है, जो लॉकडाउन हुआ, ये सब एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट 4 चैप्टर का पैकेज है। देन अब देखिए बच्चे, लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विद द नेबर कंट्रीज। तो इसके अंदर जो चैप्टर है वो ओनली 1 एंड जो मार्क्स है बच्चे वो है 8 मार्क्स। बिल्कुल सही सुना है, 1 चैप्टर 8 मार्क्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये एक चैप्टर आप 8 मार्क्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना इंटरेस्टिंग एक चैप्टर 8 मार्क्स से तो लॉटरी लग गई। अब इसमें डिटेल सिलेबस देख लो क्या क्या है। तो देखिए इसमें पहले हम कंपैरिजन विद नेबर कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये देखेंगे कि भाई इंडिया का डेवलपमेंट पाथ देखेंगे, चाइना का देखेंगे, पाकिस्तान का, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेज है, इन कंट्रीज़ का देखेंगे हम, सिमिलरिटी डिफरेंसेज देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी वर्क करती है, कैसे पाकिस्तान करता है, कैसे चाइना करता है। देन उसके बाद में इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन सेक्टर डेवलपमेंट। तो ये जो इकोनॉमिक इश्यूज है के अलावा जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है, डेमोग्राफिक, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो सारे हम डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो ये सारे क्या है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है जब पूरी इंडिया के बारे में आप पढ़ लेंगे। अब इंडिया का चाइना पाकिस्तान के साथ, तो देखिए आप कितने इंटरेस्टिंग होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच आता है, तो हमारे में कितना एक्साइटमेंट होता है, कितना हम उसको एंजॉय करते हैं। सेम वैसे ही ये चैप्टर भी आप एंजॉय करोगे, बिकॉज इसमें तो चाइना को और हमने डाल दिया, तो पाकिस्तान के साथ चाइना और इंडिया, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखेंगे कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ इंडिया लीड करता है, कौन से एरियाज है जहाँ चाइना लीड करता है, कौन से एरिया जहाँ पाकिस्तान। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपको जानना कि बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा इन लोगों की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी वो क्या क्या रही, चाइना की क्या, इंडिया की, पाकिस्तान की। फिर उस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की वजह से कौन से कंट्री किस एरिया में लीड करता है, वही सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो इस तरीके से पूरी इंडियन इकोनॉमी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, और इंडियन इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले कंटिन्यूटी में हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आया 92, तीनों चैप्टर बिल्कुल कंटिन्यूटी के अंदर वो है। फिर जो करंट चैलेंजेस है जो पहले भी थे आज भी है, जो इश्यूज़ है जो हमारे साथ आज बहुत प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम डेवलप नहीं हो सकते, तो वो हम 4 चैप्टर का पैकेज पढ़ेंगे। ये सारा इंडियन इकोनॉमी के पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो स्पेशली हम किसके साथ कंपेरिजन करेंगे, हमारे नेबर कंट्री चाइना पाकिस्तान, तो वो तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग है, थ्योरी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ अब बच्चे लास्ट पार्ट आ गया प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क का इंतजार आपका खत्म हो गया। ये हमारा 20 मार्क्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और वो जो 20 मार्क्स है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं बच्चे। देखिए ये पूरा क्या हो गया, फाइल वर्क। ये हो गया फाइल वर्क जो कितना हो गया 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का ये कितना हो गया, फाइल वर्क्स हो गया। और ये क्या हो गया, वाइवा, विच इज 8 मार्क्स है। वाइवा जो है वो 8 मार्क्स का है। तो पूरे प्रोजेक्ट जो है उसके 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट क्या हो गया फाइल, और दूसरा क्या होगा वाइवा। और ये टोटल मिला के कितना है 20 मार्क्स। तो पूरा प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 12 मार्क्स की फाइल होगी, और जो फाइल है वो भी फर्दर क्लासिफाइड होगी। सबसे पहला रिलेवेंस ऑफ टॉपिक। रिलेवेंस ऑफ टॉपिक मतलब जो भी टॉपिक का सिलेक्शन आप करेंगे प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस से, 11th और 12th के सिलेबस से, इकोनॉमिक्स के सिलेबस से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है, और वो 3 मार्क्स का है। देन उसके बाद नॉलेज कंटेंट और रिसर्च वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जो है वो रिसर्च वर्क
कैसे करें, उसके दो पार्ट होते हैं रिसर्च के, एक जो होता है वो सर्वे और एक होता है केस स्टडी। डिटेल में मैंने पूरा एक सेपरेट चैनल बनाया है बच्चे इसके लिए, पूरा मैंने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट पे पूरा एक सेपरेट चैनल बना रखा है, जिसका मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, नेम बताऊंगा, आप उसको सब्सक्राइबर करके आप सब डिटेल में प्रोजेक्ट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये जो रिसर्च वर्क है वो कैसे करें, आप सर्वे कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं उसमें केस स्टडी कर रहे हैं, वो आपका 6 मार्क्स का होगा। तो आपका प्रोजेक्ट है तो सर्वे बेस्ड होगा या फिर केस स्टडी बेस्ड होगा। और इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस देखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे कि सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, उसका सारा मैंने पूरा एक यूट्यूब चैनल बना रखा है और उस पर पूरा अपने पूरे चैनल पे मैंने ये सब कुछ डाल रखा है। देन उसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन टेक्निक। जो ऑर्डर ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो जैसे सबसे पहले कवर पेज होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, फिर एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद में इंट्रोडक्शन कंटेंट, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, फिर रिसर्च वर्क, फिर कंक्लूजन। तो वो सारा का सारा एक प्रॉपर ऑर्डर से आपको उसको रिप्रेजेंट कैसे करें ये भी सारा मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। देन उसके बाद में जो वाइबा होता है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बेसिकली पूरा फाइल बेस्ड होता है। तो जो फाइल आप बनाओगे वो अगर आपने ढंग से बना लिया, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ढंग से कर लिया, उसको प्रेजेंट, तो उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस वाइबा में बनते हैं। तो उसके लिए भी मैंने वाइबा टिप्स पे ये भी एक पूरा चैनल बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, सॉरी चैनल पे, प्रोजेक्ट का जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है वाइबा टिप्स, तो वो आप देख सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और उसी चैनल पे ही हमने क्या बना रखा है, तीनों अलग अलग बना रखे हैं। एक केस बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाए, उसके बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट पे हमने वीडियो बना रखे हैं। वैसे ही एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हमने वीडियोज़ बना रखे हैं। और पूरी की पूरी वाइबा की सीरीज़ भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। तो वो चैनल है हमारा जो है वो है इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट टिप्स बाय SR यादव। तो ये हमारा चैनल है जिसको आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ जाके आप इसको टाइप करिए और वहाँ सारा आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे आपको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे आपको वाइबा तैयार करना है, सब कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है। सो इस तरीके से आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। पूरा सिलेबस हमारा जो फॉर द सेशन 2024-25 एज पर द सीबीएसई लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और बच्चे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो देख के ही आपको नया जो चैप्टर्स है, जो 12th का जो सेशन है वो स्टार्ट करना है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, नमस्कार।